अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करते हैं, मगर पहली ख़बर रखते हैं आपके साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की है अपने हलफ उठाने के बाद, वो आपसे शेयर करते हैं। और उस तकरीर में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में बाइडन इंतज़ामिया पर हमले किए और कहा कि उनकी जानिब से मुल्क में आने वाले पनाह गुज़ीनों के बहरान से सही अंदाज में नहीं निपटा गया। यानी उन्होंने बाइडन इंतज़ामिया पर सख्त तनकीद की, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद की और बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसियों को सख्त निशाना बनाया। वो कहते हैं कि मुल्क के चैलेंजेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिका को उस वक्त अपनी शिद्दत पसंद और करप्ट इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद के बहरान का सामना है। यानी उन्होंने कहा कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने करप्ट कहा और शिद्दत पसंद कहा। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क अमेरिका को अजीम तर मुल्क बनाऊंगा। और उनका कहना था कि सबसे पहले अमेरिका को रखूंगा, अमेरिका के मफादात को सबसे पहले रखूंगा। उन्होंने कहा कि साबिका इंतज़ामिया ने ख़तरनाक जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ और महफूज जगह फराहम की है जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दूसरे ममालिक की सरहदों की हिफाजत करने के लिए लामहदूद फंडिंग की है, लेकिन ये अमरीकी सरहदों की हिफाजत करने में नाकाम रहे। ये अमरीकी सरहदों की हिफाजत करने से इनकारी हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारी ऐसी हुकूमत है जो घर पर एक आम से बहरान का मुकाबला भी नहीं कर सकती। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जो थे उन पर भी उन्होंने दस्तखत किए और काफ़ी सारे ऑर्डर्स उन्होंने जो साबिक सदर जो बाइडन ने किए थे उनको उन्होंने मनसूख किया है। तो आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स उन्होंने मनसूख किए हैं और कौन से ऑर्डर्स उन्होंने जारी किए हैं। उन्होंने जो फैसले किए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। सदर ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 1500 से 1600 अफराद को माफ़ी देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। उन्होंने फेडरल मुलाजमीन की भर्तियां मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म कर दी। उन्होंने अमेरिका की पेरिस माहौलियाती माहदे से अलहदगी के ऑर्डर्स पर दस्तखत किए और साथ ही मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुताल्लिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। ट्रंप ने बॉर्डर से मुताल्लिक तारकीन वतन के दाखिले से मुताल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कार्टेल्स को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी नाफिज करने के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। ट्रंप ने बैनुल अक़वामी माहौलियाती मुआहदों में अमेरिका को अव्वलीन तरजीह देने के ऑर्डर पर दस्तखत किए। ट्रंप ने अमेरिकी ख़ानदानों को कीमतों में एमरजेंसी रिलीफ देने के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए, जबकि सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत को मुसल्लह करने की पॉलिसी भी उन्होंने मनसूख कर दी। सदर ट्रंप ने निगरान काबीना और काबीना की सतह के ओहदों का भी ऐलान किया। निगरान काबीना के अरकान ओहदों पर बाज़ाब्ता तकर्रुरी तक खिदमात अंजाम देते रहेंगे। ये उन्होंने इस तरह से ऑर्डर्स किए हैं और कुछ ऑर्डर्स को उन्होंने मनसूख किया है और कुछ जो है ना उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स किए हैं। उनका कहना था कि पिछली हुकूमत के कम से कम 80
तबाह कुन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मनसूख करेंगे, महंगाई को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन इकदामात करेंगे, महंगाई कम करने के लिए काबीना को हर मुमकिन इकदामात की हिदायत दूंगा, सिविल मुलाजमीन की तादाद कम, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एजेंट्स की भर्तियां रोकेंगे। उन्होंने कहा कि रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात करूंगा मगर ये नहीं जानता कि ये मुलाकात कब होगी। उन्होंने कहा कि हम यकीनन वेनेजुएला से तेल खरीदना छोड़ रहे हैं। मैं हैरान हूं कि बाइडन ने अपनी पूरी फैमिली को माफ़ी दे दी। पहले दिन बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना आमरीत नहीं है। अमरीकी सेनेट ने मार्को रूबियो को बतौर वजीर खारजा तकर्री की तौसीक कर दी। वाइट हाउस के मुताबिक लीजा कैना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रॉबर्ट सल्सेस सेक्रेटरी डिफेंस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पीर को नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा सदारत का हलफ उठाया, जिसके बाद वो अमरीका के 47वें सदर बन गए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने सदर ट्रंप से ओहदे का हलफ लिया। ये तो थी जी ट्रंप से मुतालिक जो उन्होंने बात की। अब मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि वॉशरूम में नवाज शरीफ की रिहाई की यकीन दहानी करवाई गई थी। उनका कहना था कि रात वो एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस इरशाद हसन ने मुझे खुद बताया कि क्लिंटन के दौरे पाकिस्तान के दौरान जब क्लिंटन वॉशरूम गए तो मुझे जनरल मुशर्रफ ने कहा तुम भी वॉशरूम चले जाओ। वाज़ेह रहे कि ये सन 2000 की बात है और उस वक्त बिल क्लिंटन नवाज शरीफ की रिहाई के लिए 4-5 घंटे के लिए सिर्फ पाकिस्तान आए थे और उस वक्त की ये सूरत हाल है जो मुशाहिद हुसैन सैयद बता रहे हैं। उन्होंने कहा चूँकि सबके सामने मैं ये नहीं कह सकता था, इसलिए मैंने वॉशरूम में क्लिंटन से वादा किया कि हम नवाज शरीफ को रिहा कर देंगे और उन्हें सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। ये उस वक्त के चीफ जस्टिस इरशाद हुसैन कह रहे हैं। उन्होंने कहा हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का गारंटर बन जाए। ये मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं। वो इमरान खान की रिहाई की बात करेगा। इमरान खान की लॉबी पाकिस्तानी सरकारी सिस्टम से ज़्यादा मजबूत है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ट्रंप पर 34 केसेस बनाए गए। इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया उसके खिलाफ था, लेकिन वो जुर्रतमंद था, वो कायम रहा। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा अब ये वापस नहीं आएगा, उसकी मकबूलियत है, कबूलियत नहीं। यानी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। लेकिन ट्रंप ने अवाम की नब्ज़ को पकड़े रखा। ट्रंप ने अवाम की मदद से इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर साबित किया कि असल ताकत अवाम के पास है। उन्होंने कहा मुबारक हो, इनकलाब आ गया, अल्लाह ट्रंप को लंबी ज़िंदगी दे। उसे पाकिस्तान देखते ही इमरान खान याद आता है। वो अब अपने दोस्त की रिहाई की बात करेगा। हो सकता है वो कहे मैं खुद ज़ामिन बनता हूँ कि इमरान खान और हुकूमत दोनों बिहेव करेंगे। उन्होंने कहा किसी पाकिस्तानी को तकरीब हल्फ बर्दारी का दावतनामा नहीं दिया गया। ये मुशाहिद हुसैन सैयद ने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि किसी पाकिस्तानी को ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी का हलफनामा दावतनामा नहीं दिया गया। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तमाम अफवाहों की तरदीद की और यहाँ कुछ लोगों ने कहा, बिलावल जरदारी की तरफ से भी कहा गया और बाकी भी और लोगों की तरफ से कहा गया कि जी हमें दावतनामा मिला है। तो उन्होंने कहा किसी को नहीं मिला और ना ही पाकिस्तानी कोई सियासतदान जो यहाँ से वहाँ गया हुआ हो वो ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में दिखाई नहीं दिया। शहबाज शरीफ की उन्होंने कहा मकबूलियत इतनी है कि बाइडन ने ख़त का जवाब तक नहीं दिया। ये सुनिए क्या कह रहे हैं वो मुशाहिद हुसैन सैयद। सन 2000 में क्लिंटन, प्रेसिडेंट क्लिंटन अमेरिका का सदर स्पेशली पाकिस्तान आया 5 घंटे के लिए, सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा के लिए कि जनरल मुशर्रफ को कहें कि मियां नवाज शरीफ को आप सजाए मौत ना दे। ये बात सही भी है, मुझे खुद चीफ जस्टिस साहब ने बताया था और चीफ जस्टिस ने उनको वादा किया वॉशरूम में कि जनाब उसको सजाए मौत नहीं दे रहे हम, और उसके बाद उसकी रिहाई भी हो जाएगी। अच्छा सॉरी आपको काट रहा हूं, आपको खुद इरशाद हसन खान साहब ने बताई ये बात कि ऐसे हुआ था मामला?
یہ بتائی تھی کہ کہنا جب وہ واش روم گیا نا تو مجھے مشرف صاحب نے کہا تم بھی چلے جاؤ, تو میں بھی واش روم کے بہانے پہ چلا گیا کہ مجھے بھی تو اس واش روم میں اس نے ایک ایشورنس دے دی کیونکہ یہ اوپنلی نہیں کہہ سکتا تھا. تو یہ ارشاد صاحب نے خود مجھے بتایا. سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پھنس چکی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت جانتی ہے وہ جس طریقے سے آئے ہیں, فوج کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے لیے سب راستے بند ہو چکے ہیں اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ایسا کہنا ہے نجم سیٹھی کا, جو حکومت کی لائن لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خاص قریب سمجھے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت اور فوج دونوں پھنس چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فوج جس مقصد کے لیے اس حکومت کو لائی تھی وہ مقاصد یہ حکومت پورے نہیں کر سکتی. یعنی نہ تو ان سے حکومت کی جا رہی ہے, نہ یہ پاکستان میں کوئی پیسہ لے کر آ رہے ہیں, نہ ریمیٹنسز آ رہے ہیں, نہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں ہے. یعنی کسی بھی طرح سے یہ حکومت ان کے معیار پر پوری نہیں اتری. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فوج کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے لیے اب سب راستے بند ہو چکے ہیں اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بہت کچھ کر لیا, بلکہ سب کچھ کر لیا, مگر پھر بھی انہیں وہ نتائج نہیں ملے. اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ ظلم کیا, جبر کیا, فسطائیت کی, دو نمبری کی, دھاندلی کی, مگر پھر بھی ان کو مطلوبہ نتائج یہ حکومت نہیں دے سکی. انہوں نے کہا ہمیں ایک موقع دیا جائے, ہم وقت کے ساتھ سب درست کر دیں گے. مگر فوج جان چکی ہے کہ عمران خان بہت مضبوط شخص ہے. یہ سنیے کیا کہہ رہے ہیں. نہیں تو ڈائریکشن وہی ہوگا جہاں خان صاحب لے جانا چاہیں گے. کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ میری ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ خان صاحب کا پرابلم ہے, وہ چل رہے تھے, آگے جا کے راستے بند ہو گئے, ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے. گورنمنٹ جو سو کالڈ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ بھی پھنسی ہوئی ہے نا. ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کیسے آئے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی میرے حساب سے ڈیڈ اینڈ میں پہنچی ہوئی ہے. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے اس کو کلین اپ کرنا, اور کلین اپ ہو نہیں رہا ہے. ہم تو چاہ رہے تھے ہم نیوٹرل رہے, ہم نیوٹرل رہ نہیں رہے. تو یہ سارے ایشو سب دی انٹائر پاکستانی نیشن از کاٹ ان ڈیڈ اینڈس. اکانومی اسیسمنٹ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاستدانوں کی کہ خان صاحب کی چابی جو ہے بشرا بیوی کے پاس ہے, اور ان کا یہ خیال ہے خان تکڑا آدمی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ بشرا کمزور عورت ہے. کیوں؟ خان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تو نظر آتی ہے نا, عوامی سپورٹ اینڈ اس کی جو پرسنالٹی ہے. ٹھیک, مگر بشرا بی بی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے خان صاحب کی چابی. اب میرا خیال ہے جو پاورز دیٹ بی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے یہ راستہ جو آپ نے اختیار کیا دس از ناٹ گڈ فار یو, فار اس اور دا کنٹری. اس لیے آپ مہربانی کریں, آپ تھوڑی سی یو ٹرن لیں, ہمیں موقع دیں ٹو سیٹل تھنگس, اور پھر انشاءاللہ وقت آئے گا یو مے گو بیک ان دا مین اسٹریم. آفٹر آل اچھا پیپلز پارٹی بھی نکلی نکلی. پہلی بات یہ ہے کہ فارن پالیسی پاکستان کی کون بناتا ہے؟ پاکستان کی فارن پالیسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے, پہلے دن سے بنا رہی ہے اور آج تک بنا رہی ہے. کیوں؟ پاور ان کے پاس ہے, ان کا سب سے بڑا اسٹیک ہے ان ٹرمز آف ریسورس ریونیو, ان ٹرمز آف بجٹس اینڈ ریونیوز. اینڈ کیونکہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے سو پاکستان کی عوام نے آج تک تو قبول کیا اس چیز کو. انہوں نے کہا عمران خان مائنس نہیں ہو سکتے, تحریک انصاف کو کوئی اور لیڈ نہیں کر سکتا, جس کی پوزیشن مضبوط ہو وہ مائنس نہیں ہوتا. یعنی یہ اس سوال کا جواب ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ عمران خان خاموش ہو جائیں اور ان کی جگہ پر کسی اور کو چیئرمین بنایا جائے یا وزیر اعظم بنایا جائے یا اختیارات ان کے حوالے کیے جائیں یا پارٹی کی لیڈرشپ انہیں دی جائے, تو ان کا کہنا ہے کہ عمران خان مائنس نہیں ہو سکتا, کیونکہ عمران خان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف عمران خان ہی ہے. عمران خان کو یا تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے لوگ, جتنے نامور لوگ پارٹی سے چلے جائیں, تو کوئی فرق تحریک انصاف کو نہیں پڑتا. انہوں نے کہا کہ لوگ بعض خام خیالی میں تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت کچھ ہیں, ہم ہیں تو تحریک انصاف ہے, مگر وہ جب چھوڑ کے گئے تو تحریک انصاف کو گھنٹہ فرق نہیں پڑا. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی اس بار پوزیشن کمزور تھی, نواز شریف مائنس ہو گئے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جیسے ہی خبریں آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.